नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है भारतीय इतिहास की इस यात्रा की तरफ, इंडियन हिस्ट्री की इस यात्रा की तरफ। साहब, पिछले हमारा जो यात्रा का अंश था, यानी पिछले वाले पार्ट में हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की 3 प्रमुख घटनाओं के बारे में चर्चा करी थी, जो कि थी साहब आपका 1905 का स्वदेशी आंदोलन। फिर हमने देखा कि किस तरीके से 1906 के अंदर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, और साथ साथ में हमने चर्चा करी थी एक ऐसी घटना की जिसने कांग्रेस को 2 धड़ों के अंदर जो है वो विभाजित करके रख दिया था। यानी मैं बात कर रहा हूं 1907 के सूरत विभाजन की तरफ, जिसने कांग्रेस को नरम दल और गरम दल के तौर पर तोड़ दिया था। आज के इस क्लास के अंदर हम चर्चा करेंगे कि भाई 1907 के बाद कौन सी इंपॉर्टेंट घटना होती है। तो हमें चलना पड़ेगा 1909 के अंदर, क्योंकि इस समय पर भारत के अंदर अंग्रेज जो हैं वो संवैधानिक सुधार लेकर आते हैं, जिन्हें हम कहते हैं 1909 के मॉडले मिंटो सुधार। 1909 के बाद आज हमारी क्लास चलेगी और हम चलेंगे 1911 के दिल्ली दरबार की तरफ, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से कलकत्ता से अब जो है ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी बन जाती है दिल्ली। और फिर हम अंत में बात करेंगे 1914 के कामागाता मारू प्रकरण की तरफ, यानी एक ऐसा शिप, एक ऐसा जहाज जिसने भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को जन्म दिया। तो चर्चा करते हैं सबसे पहले आज की प्रमुख घटना की तरफ, 1909 के मॉडले मिंटो सुधार। अब आपको ये लगेगा साहब ये मॉडले मिंटो सुधार हैं क्या। देखो, अंग्रेज जो हैं वो हर 10 साल में 20 साल में कुछ ना कुछ ऐसे सुधार करते रहे थे। 1909 से पहले की अगर हम बात करते हैं तो हमने 1892 के भारत परिषद अधिनियम या इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में चर्चा करी थी कि किस तरीके से इस एक्ट ने गैर सरकारी या फिर अतिरिक्त सदस्यों को केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के अंदर बढ़ाया था। साथ साथ में बजट पर चर्चा करने का अधिकार भी इसी एक्ट ने दिया था। तो अब 1892 के बाद अब समय आ गया था संवैधानिक सुधार का, और वो बनते हैं साहब 1909 के मॉडले मिंटो रिफॉर्म के तौर पर। अब मॉडले और मिंटो की अगर हम बात करें कि भाई ऐसा क्या इंपॉर्टेंट नाम हो सकता है जो कोई व्यक्ति किसी संवैधानिक सुधार का नाम मॉडले मिंटो रखेगा, तो याद करने वाली बात यह है कि मॉडले कौन है, उस समय के भारत सचिव, और मिंटो कौन है, उस समय के गवर्नर जनरल। मॉडले मिंटो रिफॉर्म की अगर शुरुआत की बात करें कि भाई इसकी जो मॉडले मिंटो रिफॉर्म था वो किस समय पर आया, कब आया, तो हमें याद रखना है ये 12 मार्च 1909 को आया। पर ये जो मॉडले मिंटो शब्द की मैं आपको बात बता रहा था कि भाई इनको लेकर कौन आया, तो ये थे लॉर्ड मिंटो जो उस समय के गवर्नर जनरल थे, और लॉर्ड मार्ले जो उस समय के भारत सचिव थे। क्लियर हो गई बात, कोई डाउट वाली बात नहीं है। पर प्रश्न यहां पर उठता है कि मॉडले मिंटो रिफॉर्म आए क्यों। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा 1906 की एक इंपॉर्टेंट घटना। देखो भाई, ध्यान से इस पॉइंट को समझना। जब 1906 की मैं बात कर रहा था तो हमने देखा था कि किस तरीके से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, और मुस्लिम लीग की स्थापना से पहले सर आगा खान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो लॉर्ड मिंटो से मिलता है, और वो कहता है कि भैया मुसलमानों की जो ये आज की स्थिति है इसको बेटर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। वो पृथक निर्वाचन की बात करता है, वो आरक्षण की बात करता है। तो जो 1906 की वो घटना थी उसी का ही हमें एक कॉन्सिक्वेंस के तौर पे देखने को मिलता है 1909 का मॉडले मिंटो रिफॉर्म। तो पहला कारण तो ये हो गया साहब कि ये इंपॉर्टेंट सुधार जो था, ये इंपॉर्टेंट रिफॉर्म जो था वो क्यों आया, तो अपन चर्चा करेंगे साहब क्यों ये पूरा का पूरा सुधार आया। देखते हैं भाई क्या कारण रहे होंगे जिससे ये पूरे के पूरे सुधार जो है हमें देखने को मिलते हैं। मॉडले मिंटो रिफॉर्म क्यों आया, चलिए चर्चा करते हैं। मॉडले मिंटो रिफॉर्म आने के कारण सबसे पहले तो जो 1892 का अधिनियम आया था उससे भारतीयों को पूरी तरीके से असंतुष्टि थी, क्योंकि उसके अंदर जो है वो इतनी कोई खास बातें नहीं रखी गई थी जिससे भारत के जो लोग हैं वो खुश हो पाए। उसके अंदर मुख्यतः 2 ही बातें थी कि बजट पर चर्चा की बात हो जाएंगी और गैर सरकारी जो इंपॉर्टेंट सदस्य हैं उनको बढ़ा दिया जाएगा। तो असंतुष्टि के कारण हमें 1892 के अधिनियम के कारण हमें 1909 का मॉडले मिंटो रिफॉर्म देखने को मिलता है। दूसरा कारण था अंग्रेज कांग्रेस के गरम दल का प्रभाव कम करके और नरम दल को जो है वो आगे बढ़ाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि नरम दल बात क्या करता था, वो बात करता था कि अंग्रेजी छत्र छाया में रहकर हमें संवैधानिक सुधार चाहिए, और गरम दल क्या बात करता था, वो तो डायरेक्ट बात करता था साहब स्वराज की, वो तो बात करता था स्वदेशी की, बहिष्कार की, राष्ट्रीय शिक्षा की। तो अंग्रेजों को किससे ज्यादा डर था, तो हमें अच्छे से याद है साहब गरम दल को। तो गरम दल का प्रभाव कम करके और नरम दल को उठाने के लिए, संवैधानिक सुधार करने के लिए जो है ये मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स आए। और प्रमुख कारण के तौर पे 1906 की जो मुस्लिम लीग की स्थापना थी वो भी एक प्रमुख कारण के तौर पर देखा जा सकता है। अब देखते हैं कि इस पूरे की पूरे मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स में था क्या, भाई इसके अंदर क्या क्या इसकी विशेषताएं थी, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। चर्चा करते हैं सबसे पहले।
सबसे पहले हमें देखने को मिलता है केंद्रीय और प्रांतीय की जो व्यवस्थापिका थी, जो भी इंपॉर्टेंट तौर पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, उसके हमें विस्तार देखने को मिलता है। जब हम विधानसभाओं की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है केंद्र में तो थी केंद्रीय विधानसभाएं और प्रांत में थी अलग अलग छोटी छोटी प्रांतीय विधानसभाएं। इनके जितने भी सदस्य थे उनके नंबरों के अंदर हमें इजाफा देखने को मिलता है। साथ साथ में जो परिषद थे, जितने भी काउंसिल्स थी, उनके जो राइट्स थे यानी जो उनके अधिकार थे, उनके अंदर भी हमें यहां पर इजाफा देखने को मिलता है। तीसरा और सबसे ज्यादा बार अगर एग्जाम में आया हुआ कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो क्या है कि भाई सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन जो है वो कौन से सुधार के अंतर्गत भारत सरकार ने या उस समय की जो ब्रिटिश सरकार ने है वो दिया। यानी क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछ लिया जाता है कि कम्युनल इलेक्टोरेट्स जो हैं वो सबसे पहले कौन से सुधार के अंतर्गत आए। तो अपने को याद रखना है साहब 1909 के मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स के समय पर आए। साथ साथ में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी समिति में एक भारतीय सदस्य की भी एंट्री हो गई और ये पहले सदस्य बनते हैं साहब एसपी सिन्हा साहब। एसपी सिन्हा साहब जो हैं वो पहले भारतीय सदस्य बनते हैं जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी यानी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे उसके पहले भारतीय सदस्य भी बन जाते हैं। तो देखो भाई धीरे धीरे संवैधानिक सुधार तो हो रहा है। हालांकि संवैधानिक सुधार क्या, हमें तो आज़ादी की जरूरत थी, पर ये कालक्रम के हिसाब से बताया जा रहा है एक्ट के थ्रू कि अंग्रेजों ने क्या क्या सुधार करने की कोशिश करी। साथ साथ में उम्मीदवारों और मतदाताओं की योग्यता जो थी वो पूरी तरीके से यहाँ पर निश्चित करी। जो विधानसभाओं में जो व्यवस्थापिका के अंदर जितने भी उम्मीदवार जो मतदान रिलेटेड हैं उन सभी की यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, जो योग्यता थी, वो पूरी तरीके से यहाँ पर निश्चित करी गई थी। तो ये थी पूरी की पूरी बात आपके 1909 के मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स की तरफ। अब आपको लगेगा साहब मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स जो हैं मतलब अंग्रेज जो हैं इतने ऐसा क्या हो गया, भाई कारण तो हमें पता चल गए, पर ऐसा क्या हो गया कि इन्होंने इसी समय पर इन सुधारों को लाने की कोशिश करी। क्यों? क्योंकि अभी यानी इस 1909 से 2 साल बाद जॉर्ज पंचम जो है वो भारत में आने वाले थे। तो ये मॉडले मिंटो रिफॉर्म की कहानी थी। अब यहां पर सुनो साहब क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। सबसे पहले कि 1909 का मॉडले मिंटो रिफॉर्म कब आया, तो अपने को याद रखना है साहब 1909 में आया, 12 मार्च को आया। कौन व्यक्ति थे इसके पीछे, तो अपने को याद रखना है साहब गवर्नर जनरल थे मिंटो और अपने को याद रखना है कि भारत सचिव थे कौन, मॉडले। ठीक है भैया। 5 इसके अंदर इंपॉर्टेंट तौर पे सुधार हुए। कारण क्या थे आने के, 1892 की असंतुष्टि, नरम दल का प्रभाव बढ़ाना और 1906 की जो मुस्लिम लीग थी वो भी यहाँ पर प्रमुख कारण के तौर पर देखा जाएगा। तो 1909 में तो ये इंपॉर्टेंट घटना हुई। अब चलते हैं साहब और अपन पहुंच जाते हैं 1911 में। क्या हुआ भैया 1911 के अंदर? 1911 के अंदर समय आ गया था एक इंपॉर्टेंट घटना का। और वो घटना क्या थी भैया? वो इंपॉर्टेंट घटना थी कि भारत के अंदर जो है एक बहुत बड़ा दरबार लगने वाला था। पर इस दरबार में आने कौन वाला था? तो भाई इस दरबार में आने वाला था एक शानदार राजा, हमारे लिए तो क्या शानदार भाई, ब्रिटिश सरकार के लिए शानदार, और वो था सम्राट जॉर्ज पंचम। सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी जो हैं वो भारत आते हैं दिसंबर 1911 के अंदर। अब आप एक चीज नोटिस करो कि भाई जब भी आपके इलाके में कोई बड़ा व्यक्ति आने वाला होता है तो उस इलाके की सड़कें जो है वो अच्छी कर दी जाती हैं और जो जितनी भी समस्याएं हैं उनको सुधार कर दिया जाता है जिससे लोग परेशान ना हो। तो भाई अंग्रेजों ने भी सेम टू सेम यही बात करी कि जो भी भारतीयों को पूरी तरीके से सेटिस्फाई करने के लिए जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उनको सॉल्व करने की जो है यहाँ पर कोशिश की गई। और उस समय पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चल रही थी? तो आप मेरे साथ पहुंच जाओ कहां पर, 1905 के अंदर। अब आप बोलोगे सर आप जब 1909 बता रहे थे तो आपने 1906 में ले गए, अब 1911 बता रहे हो तो और पीछे ले गए 1905 में। तो याद करो भाई इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी है यहाँ पर। 1905 के अंदर एक इंपॉर्टेंट आंदोलन होता है साहब। कैसा आंदोलन था? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है भैया, स्वदेशी आंदोलन। क्या हुआ था भाई, ये क्यों हुआ था? क्योंकि साहब बंगाल का विभाजन हो गया था। बंगाल का विभाजन हो गया था। अब देखो भाई इतना बड़ा राजा आ रहा है तो भारतीयों को खुशी तो देनी पड़ेगी। इस वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि इस दिल्ली दरबार के अंदर 2 इंपॉर्टेंट घटनाओं की जो है वो बात रख दी जाती है। पहली बात क्या कि जो 1905 के अंदर बंगाल विभाजन हुआ था, 16 अक्टूबर को जो है ये बंगाल विभाजन कर दिया गया था। इसको पूरी तरीके से दिल्ली दरबार के अंतर्गत जो है इसको विभाजन को रद्द कर दिया जाता है कि भाई बंगाल जो है उसका वापस से एकीकरण हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा भाई, इंपॉर्टेंट बात है कि 1905 के अंदर तो विभाजन हुआ 16 अक्टूबर को और ये विभाजन रद्द कब हुआ? तो 1911 को। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट घटना, अब अंग्रेजों को लगता है, ये बात समझ में आ जाती है कि भाई बंगाल के अंदर तो अपनी दाल इतनी नहीं गलने वाली, क्योंकि वो तो राजनीतिक चेतना का बहुत बड़ा जो है वो केंद्र बन चुका है। इसलिए उनको लगता है कि साहब अपना सारा बोरिया बिस्तर बांध के और अपन भारत के अंदर जो है
एक राजधानी बनाते हैं और कहां पर चलते हैं साहब? दिल्ली। क्यों? क्योंकि भारत में उसी ने राज किया है जिसने दिल्ली के ऊपर जो है अपनी सत्ता को काबिज किया है। तो इस वजह से अब कलकत्ता से जो है वो दिल्ली राजधानी बन जाती है। कलकत्ता से अब राजधानी कौन सी बन जाती है? दिल्ली। क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकते हैं? सबसे पहला तो ये कि भाई कब हुआ दिल्ली दरबार? तो दिसंबर 1911 को। कौन आया था भैया दिल्ली दरबार में? तो सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी। साथ साथ में हुआ क्या यहां पर? तो बंगाल का विभाजन रद्द हो गया और साथ साथ में कलकत्ता से अब नई कैपिटल बन चुकी थी। क्या? दिल्ली बन चुकी थी कैपिटल। क्लियर हो गई बात? सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चले भाई, तो ये दिल्ली दरबार की एक फोटो भी आप यहां पर देख सकते हो। ये फोटो जो है आपकी दिल्ली दरबार की, थोड़ी और आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। ये फोटोज देखते रहते हैं तो अपन बिल्कुल ऐसा लगता है कि इतिहास में ही पहुंच गए। तो देख लो भाई, फोटो भी देख लो दिल्ली दरबार की, क्या भव्य दरबार रहा था। लेकिन अंग्रेजों को इसमें कोई खास जो है वो इतनी खुशी नहीं मिली थी। अब बात करते हैं और चलते हैं एक इंपॉर्टेंट प्रकरण की तरफ, और वो प्रकरण है साहब कामागाता मारू प्रकरण 1914। पर ये कामागाता मारू प्रकरण हमारे भारतीय इतिहास के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनको जन्म देने के पीछे या उनके पीछे उत्प्रेरक के तौर पे काम करने के लिए ये बड़ा घटना हमें यहाँ पर देखनी पड़ेगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो समझते हैं साहब कामागाता मारू घटना या प्रकरण था क्या। कामागाता मारू ना एक जापानी जहाज था, स्टीम से चलने वाला जापानी जहाज था। अब इस जहाज ने भारतीय इतिहास की तस्वीर किस तरीके से बदली उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमें मिलना पड़ेगा साहब गुरजीत सिंह से। गुरजीत सिंह सिंगापुर से 376 भारतीयों को लेकर कनाडा पहुंच जाता है। ये चीन और जापान होते हुए कनाडा की धरती पर जो है वो पहुंच जाता है। कनाडा की धरती पर जो है वो पहुंच जाता है। अब हमें देखने को मिलता है साहब जैसे ही ये भारतीय शिप जो है वो कनाडा पहुंचता है तो वहां पर कनाडा की सरकार इन यात्रियों को उतरने से पूरी तरीके से मना कर देती है, और इनमें से कुछ यात्रियों को, आप मान लो 32 यात्रियों को जो है वो अलाउ कर देती है, पर बाकी जितने भी बचे हुए यात्री थे उनको उतरने के लिए पूरी तरीके से मना कर देती है। इस वजह से हमें देखने को मिलता है कि यात्रियों के अंदर आक्रोश होता है। उनके आक्रोश को दबाने के लिए कनाडा के अंदर विरोध होता है, और कनाडा की सरकार जो है वो एक तटीय समिति या फिर जिसको इंग्लिश में कहा जाता है साहब शोर कमिटी का जो है वो गठन किया जाता है। शोर कमिटी का गठन होता है, लेकिन अंत में जो है भारतीयों को वापस से पहुंचा दिया जाता है कहां पे? कलकत्ता। और इतनी देर में हमें देखने को मिलता है कि विश्व युद्ध जो है वो छिड़ चुका था। अब सिचुएशन और ज्यादा टेंस हो गई थी। जैसे ही ये सारे के सारे यात्री कलकत्ता पहुंचते हैं तो यात्री पूरी तरीके से मना कर देते हैं कि भैया हमने तो कनाडा का टिकट कटाया था, हम तो किसी तरीके से भी भारत की धरती पर नहीं उतरेंगे। पर अंत में ब्रिटिश सरकार की जो पुलिस थी वो इनके ऊपर गोलियां चला देती है, और भगदड़ में जो है हमें देखने को मिलते हैं 18 यात्रियों की मौत हो जाती है। पर ये सारी की सारी घटना क्रांतिकारी गतिविधियों को कैसे जन्म देती है? क्यों? क्योंकि ये जितने भी इंपॉर्टेंट तौर पे नागरिक थे वो सारे के सारे पंजाब क्षेत्र के थे। और इस कनाडा में जाने से पहले गदर पार्टी के काफी सारे लोग जो है वो इस शिप्स के अंदर जो है वो कई सारे पैम्फलेट्स बांटते हैं, और इन लोगों की मरने की वजह से एक इमोशनल अपील जाती है। गदर पार्टी का निर्माण होता है, गदर पार्टी जो है वो आगे बढ़ती जाती है, और हमें देखने को मिलता है साहब कि क्रांतिकारी गतिविधियों ने धीरे धीरे भारत के अंदर जन्म लेना शुरू कर दिया था। तो ये बात थी साहब कामागाता मारू प्रकरण की। पर आप बताइए भाई कि भारत के अंदर क्रांतिकारी जितनी भी गतिविधियां हुई उसमें से सबसे प्रमुख घटना कौन सी थी? उस चीज को जो है आप इस वीडियो के कमेंट के नीचे बता सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहें। थैंक यू।